हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। गाइस, दिल्ली में सरकारी बस में सीट मिले ना मिले, लेकिन सरकारी नौकरी में सीट जरूर मिल सकती है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी मेहनत की। तो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और अगर आप इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे समय से प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का, तो भाई फाइनली DSSS भी लेकर आ गए आप लोगों के लिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी, जिसे PRT भी कहा जाता है। तो गाइस, ये वैकेंसी बहुत लंबे समय से अवेटेड थी। पिछली बार जो वैकेंसी है उस पर केस भी हो गया था। बीएड वालों ने केस किया था कि हमें भी एलिजिबल करार दिया जाए। तो उन सब के बारे में बात करेंगे कि करंट रिक्रूटमेंट में क्या उन्हें एलिजिबल बताया गया है। और साथ ही कुछ लोगों का, कुछ फीमेल्स का डाउट था कि क्या हमें 40 इयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सब भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में, वो सब अभी हम देखेंगे। तो गाइज, पहले तो आप देखिए जो डेट है एप्लीकेशन ओपन होने की, वो है वही 17 सितंबर, और 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो वैकेंसीज आई हैं, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। आप देखिए 1055 वैकेंसीज हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 125 वैकेंसीज है। टोटल मिलाकर 1180 वैकेंसीज कुछ हैं, जिसमें से जनरल के लिए 502 वैकेंसीज बनती हैं। पे लेवल है भाई लेवल 6, यानी ये है 4200 ग्रेड पे की जॉब, TGT से जस्ट एक लेवल नीचे। और अगर आप बात करें सैलरी की, तो सैलरी बनती है अप्रोक्सीमेटली 65,000 इन हैंड आपको मिल जाएगी। तो गैस, काफी हैंडसम सैलरी है प्राइमरी टीचर के लिए दिल्ली में। तो इस जॉब को आप जरूर कोशिश करें। अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी की हैं, तो आप बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ही, तो भाई असिस्टेंट टीचर प्राइमरी या PRT के लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास होनी चाहिए 10+2, साथ में आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, जिसे DLED भी बोला जाता है। ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब कुछ लोगों का डाउट होगा, क्या बीएड वाले भी ये एग्जाम दे सकते हैं? तो देखिए, कहीं भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है बीएड। कहीं भी आप ऊपर से नीचे तक देखिए, कहीं पर भी आपको बीएड देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, बीएड वाले इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी बीएड वाले लोग कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस जरूर डालेंगे। और फिर वही होगा भाई जो हर बार होता है, बीएड वालों को एलिजिबल नहीं बताया जाता इस एग्जाम के लिए। अब देखिए, आपको 10+2 होना चाहिए, आपके पास DLED होना चाहिए डिप्लोमा, साथ ही आपने सीटेट का पेपर 1 आपने क्लियर किया हुआ होना चाहिए। अगर ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, तो आप ये एग्जाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आगे देखिए, सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है NDMC के लिए। और गैस, इसमें कुछ वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस भी हैं अभी, क्योंकि NDMC के साथ साथ जो HDMC है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी रिक्वेजिशन भेजी थी, लेकिन DSSB में उनको पब्लिश नहीं किया गया नोटिफिकेशन में। अब हो सकता है आगे जाकर इन वैकेंसीज को साथ में ऐड किया जाए या ना भी किया जाए, पर इतनी वैकेंसीज तो कंफर्म आपके सामने है ही। और अब चलते हैं गाइज आगे, इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। वही भाई DSSB ऑनलाइन वाले पोर्टल पर आप जाएंगे, वहां पर आप अपना एप्लीकेशन यूजर आईडी बनाएंगे। 10th क्लास के रोल नंबर से यूजर आईडी बनता है, और उसी से केवल ऑनलाइन मोड से ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। भैया आजकल कौन ही ऑफलाइन मोड से अप्लाई करता होगा। अब पेमेंट की बात करें, देखो भाई 100 रुपये फीस रखी गई है जनरल के लिए, और विमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं लगेगी। फीस की पेमेंट होगी वो भी ऑनलाइन होगी, SBI ई-पे के थ्रू। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। पेपर 1 आपके लिए है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यहाँ देखने को मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस, या जिसे हम GK बोल देते हैं, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथ्स बोल देते हैं, और इंग्लिश है, हिंदी है। तो ये 5 कंपोनेंट्स आपके पेपर A के रहेंगे। और ध्यान देने योग्य बात ये है DSSB में कि आपके सामने जब एक सेक्शन ओपन होता है, तो जब आप उसे सबमिट कर देंगे तभी अगले सेक्शन पर जाएंगे, फिर जब दूसरा सबमिट कर देंगे तब तीसरे सेक्शन पर जाएंगे, तीसरा कर देंगे चौथे पर, इस तरह कर करके आप अपने पेपर में आगे बढ़ते हैं। और एक बार जो सेक्शन सबमिट हो गया, वहां वापस नहीं जा सकते। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है गाइज इस एग्जाम का। एक बार में 20 क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, आपको आते हैं नहीं आते उसी टाइम आपको डिसाइड करना है और सेक्शन को सबमिट कर देना है, सोल्व करके सेक्शन को सबमिट कर देना है। अब अगर आप चाहते हैं उस सेक्शन पर वापस
वापस जाएं तो आप नहीं जा पाएंगे। और भाई सेक्शन बी में आपके वही सब सब्जेक्ट्स आएंगे। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में या इससे अगली वीडियो में बात कर लेंगे कि भाई डिटेल स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो है मेजर जो कंपोनेंट होता है पेडागोजी का आता है, साथ में जो आपकी क्लास 5th तक की जो बुक्स होती हैं, ईवीएस की जो बुक्स होती हैं, वहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और 8th क्लास की साइंस में से भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरह कर करके एसएसटी की जो बुक्स हैं छोटी क्लासेस की अप टू 8th क्लास की, वहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसकी एक डिटेल स्ट्रेटजी हम बनाएंगे और अगली वीडियो में इसको जब भी कवर करेंगे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा अगली वीडियो में ये हम जरूर कवर करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर इवेल्युएट किया जाएगा। और सेक्शन ए में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। पहले क्या होता था, ए और बी दोनों में 40% आपको स्कोर करना है, लेकिन अब क्राइटेरिया को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है कि सेक्शन ए में ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कितने नंबर आपको लेने हैं। पर सेक्शन बी में आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जिसकी डोमेन की नॉलेज आप रखते हैं, उसमें आपको 40% स्कोर एट लीस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर इवेल्युएट होगा। और जो लोग SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन हैं, इन सबको 30% स्कोर करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं गाइस, वही सब सेम बातें लिखी गई हैं कि 1 टेयर एग्जाम है तो उसमें सेक्शन बी में मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा और ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होगा। और अगर आप सेक्शन बी में फेल हो जाते हैं 40% लेने में और ओवरऑल आपके नंबर चाहे ज्यादा आ जाए, फिर भी आपको फेल ही माना जाएगा। तो आगे चलते हैं गाइस, कोई भी री इवेल्युएशन का कोई चांस नहीं है भाई, जो रिजल्ट आ गया वही फाइनल है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग वही। आगे चलिए, अब ये जो स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस ड्राइविंग टेस्ट, हाँ ये उन्होंने बस किसी और, अब हो सकता है इनका कोई एक ही जो सेट परफॉर्मा हो उसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं हर जगह। तो ऐसा कोई स्किल टेस्ट यहाँ तो होता नहीं है पीआरटी में, ना कोई इंटरव्यू होता है ना कोई ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो वैसे ही ये लाइन पता नहीं क्यों ऐड कर दी गई यहाँ पर। पोस्ट प्रेफरेंसेस, हाँ जब आप एग्जाम को, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ भरवाई जाएगी कि आप एनडीएमसी को प्रेफर करना चाहते हैं या फिर आप डीओई को प्रेफर करना चाहते हैं। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप डीओई यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को ही प्रेफर करें, क्योंकि एनडीएमसी में भाई पास्ट हिस्ट्री रही है कि जो सैलरीज हैं वो आने में बड़ी चिक चिक होती है, कई बार सैलरी डिले हो जाती है उनकी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में रहिए, बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग उनकी होती है, सारे काम एकदम स्मूथली होते हैं, ज्वाइनिंग से लेकर आपकी वर्किंग सब कुछ एकदम स्मूथ होता है गाइस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में। आगे देखिए आंसर की वगैरह आएंगे, ठीक है वो एग्जाम होने दो भाई। ये देखो वही क्राइटेरिया आपको दिखाया गया है, 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अच्छा ओबीसी के लिए गाइस 35% है, रियली सॉरी मैंने पीछे आपको 30% बता दिया, ध्यान रखिए। ओबीसी के लिए 35%, SC ST के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 30%। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात क्या है भाई, दिल्ली में ओबीसी उसी को माना जाता है जिसका डोमिसाइल दिल्ली का होगा। अगर आप दिल्ली में पैदा नहीं हुए हैं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है दिल्ली का, तो आप दिल्ली में ओबीसी कंसिडर नहीं होंगे। और SC ST एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से आप SC ST यहाँ आपको कंसिडर किया जाएगा। आगे चलते हैं गाइस, आगे क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है रिजर्वेशन वगैरह? हाँ बस एक ही चीज ध्यान रखने होगी रिजर्वेशन में कि ओबीसी सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए भाई, उसी को ओबीसी माना जाएगा, किसी अदर स्टेट को ओबीसी में कंसिडर नहीं करेंगे। SC ST किसी भी कैटेगरी, किसी भी स्टेट से हो, SC ST में वो काउंट हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन SC ST को मिलेगा गाइस 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल। और फिर PWD अगर आप आते हैं जनरल में तो आपको 10 साल का, SC ST के लिए +5 हो जाता है, इसमें ओबीसी में +3 हो जाता है, तो 13 साल। अब देखने योग्य बात यह है, आज तक पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट हुए उसमें वुमेन के लिए स्पेशल एक क्लोज मेंशन्ड होता था कि वुमेन को 40 साल तक की एज तक एग्जाम देना अलाउड है। लेकिन आप देख सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में मुझे ये चीज कहीं पढ़ने को नहीं मिली। इवन मैंने इसे सर्च करके भी देख लिया। देखिए हम इसे सर्च करके देखते हैं, मैं देखिए लिखता हूँ वुमेन, तो आपको वुमेन नाम का शब्द एक ही जगह मिलेगा, वो यहाँ पर बताया गया कि उनकी फीस नहीं लगेगी। उसके अलावा वुमेन या फीमेल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो गाइस
सीधी सी बात है कि इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी फीमेल्स के लिए स्पेशल एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इससे थोड़ी सी निराशा उन लोगों को हाथ लग सकती है, वो फीमेल्स जिनकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है। हाँ, अगर आप SC ST में है तो 30+5 आपको मौका मिल जाएगा, OBC में है तो 30+3 आपको मौका मिल जाएगा, फिर PWD है तो और ज्यादा आपको 10 साल का चांस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल जनरल वुमेन है तो आपको 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन अब नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है गाइस इस नोटिफिकेशन में। तो आपके लिए थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लेकिन अभी भी उम्मीद आपके लिए है, ऐसा नहीं कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई। आप तैयारी कर सकते हैं KVS और NVS और अपने स्टेट एग्जाम्स के लिए, वहां पर तो एज रिलैक्सेशन 40-42 तक दिया जाता है। तो इस एग्जाम को फीमेल्स नहीं दे पाएंगी जिनकी एज 30 से ज्यादा हो चुकी है, अगर वो कैटेगरी में फॉल नहीं करती हैं तो। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे भाई, तो एग्जाम देने लाइट क्लोथ्स पहनने, हाफ स्लीव्स पहनने हैं। DSSB में क्या किया जाता है, अगर आप फुल स्लीव्स पहन गए, कई बार तो कैंची लेकर आपके स्लीव्स को ही कटवा देते हैं, तो इसलिए हाफ स्लीव्स टी-शर्ट पहनकर चले जाएं, सैंडल चप्पल पहनकर चले जाएं, ज्यादा अच्छा है। तो गाइज आप अब बड़े अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कीजिए और पहले फॉर्म भरिए, बड़े ध्यान से फॉर्म भरिए। कैटेगरी चेंज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक बार आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, मान लीजिए आप हैं SC कैटेगरी से, आपने गलती से फॉर्म भर दिया जनरल कैटेगरी से, फिर कोई तरीका नहीं है इसको बदलने का। आप कुछ भी कर लें, आप इसे नहीं बदल पाएंगे कैटेगरी को। तो आप फॉर्म भरते टाइम अपनी डेट ऑफ बर्थ, देखिए किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। आपका नेम बिल्कुल सही स्पेलिंग होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, और साथ में कैटेगरी का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक चीज और डिस्कस करते हैं गाइस, और इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का भी यूज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का इनका अपना फॉर्मूला होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन उसमें किया जाएगा। और गाइस एक इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, इस एग्जाम फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है 16 अक्टूबर 2025, इसी को कट ऑफ डेट कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्री इस डेट से पहले पूरी हो जानी चाहिए, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट इस डेट से पहले बन जाने चाहिए। और आपका जो रिजल्ट है, अगर आप अभी कॉलेज में आप B.Ed कर रहे हैं, सॉरी B.Ed तो नहीं, अगर आप DLED कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट इस डेट से पहले अगर आ गया है, चाहे फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, वो आप प्रोविजनल निकलवा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर अगर इस डेट तक हो गया है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए इस डेट से पहले। इस डेट के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट आप लाएंगे उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो लोग EWS में हैं और जो OBC में हैं, उनके पास इस डेट से पहले का EWS और OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं डिटेल स्ट्रेटजी बनाई जाए कि PRT की तैयारी कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाई जाएगी। गाइस दिल्ली में सरकारी बस में सीट मिले ना मिले, लेकिन सरकारी नौकरी में सीट जरूर मिल सकती है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी मेहनत की। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।